गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विशाल, दीपा, गुड़िया, खुशी, प्रियांशी, लीजा, पीहू, संतोष, श्रुति। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेट हो गया सर ज्वाइन करने में। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। संजय बेरिया, सॉरी कुमार बेरिया। माया शर्मा। ओके बच्चों, हम लोग ज्योमेट्री का 7वां पार्ट देख रहे हैं और पिछले कई लेक्चर से मैं ये पार्ट पढ़ा रहा हूँ, निर्देशांक भूमिति। इसका एक्सरसाइज 7.2 का 9वां जो सवाल था, मैं एक सवाल आप लोगों को बताया था। कई बच्चों ने होमवर्क करके दिखाया था दूसरा और तीसरा, लेकिन जिसको अभी भी कोई डाउट है उनके लिए मैं फिर से दूसरा सवाल कर रहा हूँ कि समीकरण दिया है 3x ऋण y बराबर 0। इस समीकरण का आलेख खींचना है। तो आलेख तो हम खींच सकते हैं, लेकिन उसके पहले जरूरी ये है कि हम एक टेबल बना करके 3 बिंदु प्राप्त करें, क्योंकि जब तक हमें 3 बिंदु नहीं मिलेगा तब तक हम आलेख नहीं बना सकते। क्योंकि आलेख बनाने का मतलब है हमें एक रेखा खींचना है, और रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु मिलने चाहिए। पर हम गलती अगर हमारी बाई चांस हो रही तो पकड़ में आ जाए, उसके लिए 3 बिंदु का पता लगाते हैं। और 3 बिंदु का पता कैसे लगाते हैं, उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं इस तरह से। ax, ay और ax, y। अब हम क्या, x का मान कुछ तो मानते हैं, समीकरण में रखेंगे जिससे हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। और जब हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा तो हम बिंदु हमको मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान कुछ तो सोचते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए x का मान सोच लिया 1, तो यदि हमने सोचा x का मान 1, पहले समीकरण लिखो 3x ऋण y बराबर 0। अब इस समीकरण में जहां x है उसकी जगह पे 1 लिखना है, 3 गुणे 1। देखो डायरेक्ट 1 मत लिख देना, नहीं तो 31 कहलाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे गुणे का संबंध है। 3 गुणे 1 ऋण y बराबर 0। तो 3 में 1 का गुणा 3, ऋण y बराबर 0। हमें तो y ज्ञात करना है, मतलब y यही रहना चाहिए। 3 को हम उस तरफ लेके जाएंगे, तो 3 को जब उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, ध्यान ये देना, ऋण y ऐसे ही उतरेगा। कभी कभी बच्चे भूल से y उतरते हैं। किसी का ऑडियो चालू है बैकग्राउंड में, बंद करो, उसको म्यूट करो। ऋण y ऐसे ही उतरेगा, 3 इस तरफ जाएगा तो ऋण 3 हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ ऋण है, ऋण ऋण से कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया, 3। इसका मतलब हम जब x का मान 1 सोच रहे हैं तो y का मान कितना आया, 3। मतलब 1,3, ये एक बिंदु हमको प्राप्त। इसी तरह आपको सोचना है दूसरा x का मान। जैसे x का मान मैंने मान लीजिए ऋण 2 सोचा,
तो यदि x का मान हम ऋण 2 सोचते हैं तब क्या होगा, कोई भी आप मान सोच सकते हो। यहाँ पर पहले आप समीकरण लिखो, 3x ऋण y बराबर 0, 3 गुणे x की जगह पर ऋण 2। तो ये देखो, ये ध्यान से ऋण 2 लिखना है, तो कोष्टक लगाएंगे तो अच्छा नहीं। अब 3 का गुणा ऋण 2 में करना है, तो 3 दूनी 6, धन का गुणा ऋण में ऋण। याद रखना, बड़े का चिन्ह नहीं लगाना है, गुणा मतलब बोलो गुणा गुड़ा गुणा। हाँ, 3 का 2 में गुणा 6 और धन का ऋण में गुणा ऋण, ऋण y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण y पहले उतरेगा, ऋण 6 इस तरफ ले जाएंगे तो धन 6 हो जाएगा। ध्यान देना, ऋण 6 इस तरफ गया तो धन 6। हमें लेकिन y का मान ज्ञात करना है, तो y ऐसे ही उतरेगा, ऋण का गुणा इस तरफ कर देंगे तो यहाँ ऋण 6 आ जाएगा। इस तरह से हमें y का मान क्या मिल गया, -6, -2, -6। ऐसे ही आपको कुछ और एक बार सोच लेना है कि यदि हम x का मान लीजिए 0 लेते हैं, मैं जानबूझ के अलग अलग टाइप के नंबर ले रहा हूँ, आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से नंबर ले सकते हो। तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, 3x ऋण y बराबर 0। अब 3 गुणे x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0 ऋण y बराबर 0। अब बच्चों यहाँ कभी कभी आपसे जल्दी में गलती हो जाती है, बाद में बोलोगे सर जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दी। जैसे देखो, 3 का 0 में गुणा, 3 का 0 में गुणा 0 है 0 आएगा, नहीं तो बोलोगे 3 आएगा। तो यहाँ देखो, 3 का 1 में गुणा होने पे 3 आता है, 3 का 0 में गुणा होगा तो 0 आएगा। 0 का गुणा किसी में भी करोगे तो 0 हो जाएगा, -y बराबर 0। अब हमें तो y ज्ञात करना है, तो ऋण y ऐसे ही उतरेगा, 0 मान लीजिए ऐसे ही, 0 इधर गया तो ऋण 0 और ऋण y बराबर 0 ऋण 0 0। लेकिन हमें तो y का मान ज्ञात करना है, तो ऋण का गुणा दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ ऋण 0, पर 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, न धन न ऋण, इसलिए y का मान क्या आ जाएगा, 0। तो हमने यहाँ क्या विचार किया, जब x का मान 0 तो y का मान भी 0, 0, 0। तो इस तरह से बच्चों कम से कम 3 बार आपको x का मान मानना होता है और वो मान समीकरण में रखना होता है, और उसकी मदद से आपको y का मान ज्ञात होता है। इससे आपको 3 बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। जब ये 3 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे तब आप आलेख खींच सकते हो आलेख वाले पेज पर। जैसे कि मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ, मान लीजिए मेरा ये आलेख वाला पेज है, ऑडियो चालू करो, म्यूट करो, कुछ पूछना रहे तभी ऑडियो चालू करो, अदरवाइज तुरंत उसको म्यूट किया करो। अब यहाँ पे जहां दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वो 0 हो जाएगा, ये y अक्ष, ये x अक्ष। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ नंबरिंग करना है। फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, कई बच्चे होमवर्क करके दिखा रहे हैं, उसमें नंबरिंग गलत हो रहा है। जो आपके आलेख पेज पे मोटे मोटे लाइन होते हैं उसी पे आपको मार्किंग करना है। आलेख पेज का जो मोटे मोटे लाइन होते हैं उसी पे मार्किंग करना है, ध्यान में रखो। कितना भी मार्किंग आप किसी भी तरफ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको 1 2 3 4 5 अनंत तक, यहाँ लिखे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 अनंत तक। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि यहाँ 5 तक लिखे तो यहाँ 4 तक क्यों, अनंत तक है, आप कितना भी लिख सकते हो। वैसे यहाँ पर धनात्मक संख्या है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्या। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है इतने में? नो सर ओके, लेट मी प्रोसीड देन। अब आपको देखना है कि ये जो बिंदु है ये क्या है, किसी बिंदु के निर्देशांक है। ये बिंदु इस आलेख पर कहाँ आएंगे वहां आपको दिखाना है। 1, 3, याद रखो हमेशा पहला वाला x रहता है,
और दूसरा वाला y रहता है। 1,3 कहाँ जाएगा? x पे 1 y पे 3, मतलब यहां से आपको चलना है, यहां से चलना है, जहां मुलाकात हो गई वही कौन होगा? 1,3। फिर उसके बाद ऋण 2, ऋण 6। ऋण 2 मतलब कहाँ है ऋण 2? ये देखो, ये ऋण 2 और ये ऋण 6। x का ऋण 2, y का ऋण 6। यहां से सीधा चलो, यहां से सीधा चलो, जहां आपको नंबर मिलेगा दोनों, वहां पे आपको मार्किंग कर देना है। और उसके बाद क्या है? 0,0। 0,0 कहाँ होगा? मूल बिंदु सर, वहां पे कर रहेगा। सकते हैं। 0 में। मूल बिंदु, जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं या आरंभ बिंदु बोलते हैं, ठीक है। ये जो मूल बिंदु है यही 0,0 है। तो मैं इसको भी एक बड़े राउंड से दिखा देता हूँ। अब आपको का ध्यान क्या देना है कि ये तीनों बिंदु एक लाइन पे होना चाहिए। अगर तीनों बिंदु एक लाइन पे हैं, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन सब सही किया है। अगर इनमें से कोई बिंदु ये लाइन से इधर उधर हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कहीं तो कैलकुलेशन में गलती हुई है। तो अगर एक लाइन में है, स्केल लेकर के तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए आपको ये लाइन खींच देना है। जैसे मैं यहाँ पर तीनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच रहा हूँ और उसको एरो दे देना है। यही है वो आलेख जिसकी हमें जरूरत थी। तो इसी के आसपास आपको कहीं तो लिख देना है 3x ऋण y बराबर 0। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करने के लिए आएगा और ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आएगा, ध्यान में रखो। इतना ही करना होगा, 4 नंबर के लिए आएगा। और सबसे बड़े फायदे की बात है कि 10वीं का पहला ही पार्ट इसी से शुरुआत होगा कि समीकरण आपको दिया गया है, उसका आलेख खींचो। अगर इसमें अभी बच्चों किसी को कोई जरा सा भी डाउट हो तो उसको तुरंत हमको पूछो। आज बच्चे कम ज्वाइंट हुए हैं। अब क्या घर पे जाके हम लोग को जगाना पड़ेगा कि आओ भाई लेक्चर अटेंड करो? ठीक है बच्चों, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, फिर हम लोग प्रकीर्ण प्रण संग्रह के सवाल पे चलते हैं। अगर किसी कोई डाउट हो तो उसको पूछो, अदरवाइज इसको कंप्लीट करो। फिर हम लोग प्रकीर्ण प्रण संग्रह के सवाल देखते हैं। और प्रकीर्ण प्रण संग्रह का जो सवाल है वही आपका असाइनमेंट भी होगा, मतलब उसको नोटबुक में तो करना ही है, नोटबुक में करके हो जाएगा। तो आपको फुल के पेपर पे भी प्रकीर्ण का सवाल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 1, 3, 4 आपको फुल के पेपर पे करना होगा। ओके, इसको मिटा दो बच्चों। इसको लिखना है ना? हाँ जी, लिखना है। तो जिन्होंने किया है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, और जो अभी नहीं लिख पा रहे हैं, मैं स्क्रीनशॉट भेजा हूं, वहां से आप लिख सकते हैं। मतलब वहां से आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो फिर मैं अभी अगले सवाल पे चलता हूँ।
आप प्रकृति के सवाल पर अभी ध्यान दो। प्रकृति के सवाल आपको नोटबुक में भी करना है और वो उसके पेपर में भी करना है। प्रकृति का पहला सवाल देखिए बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु निम्नलिखित में से किस स्वरूप में होता है। देखो अब आपको ध्यान देना है कि सवाल का जवाब आपको देना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपके दिमाग में पिक्चर आना चाहिए। ऐसा पिक्चर आना चाहिए, एक्स अक्ष दिमाग में आना चाहिए, वाई अक्ष दिमाग में आना चाहिए, फिर एक्स अक्ष पे कोई बिंदु अगर होगा तो कैसा दिखाई देगा वो आपके दिमाग में आना चाहिए। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु निम्नलिखित में से किस स्वरूप में होता है। अभी आपको एक अच्छी आकृति में बना के दे रहा हूं, ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा अगर तो वहां पे आप सोचोगे कि वाई का मान क्या होगा, हमेशा जीरो। जैसे ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन। तो अगर इस बिंदु के बारे में सोचोगे तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 1,0। इसका निर्देशांक क्या होगा, 2,0। इसका निर्देशांक क्या होगा, ऋण 2,0। कहने का मतलब ये है कि एक्स अक्ष पे जो भी बिंदु रहेगा उसमें एक्स का मान तो बदलेगा लेकिन वाई का मान हमेशा क्या होगा, जीरो। तो इसलिए आपका सही उत्तर क्या आएगा, पहला बोल रहा है बी, का मतलब कोई तो नंबर होगा, दोनों कोई तो नंबर होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, पहला जीरो होगा, दूसरा कोई तो नंबर होगा। तीसरा क्या कह रहा है, पहला कोई तो नंबर होगा, दूसरा जीरो होगा। चौथा क्या कह रहा है, दोनों कोई तो नंबर होगा। तो सही जवाब क्या होगा, जी सर। सी आएगा सर। वाला कि पहला कोई तो नंबर होगा और दूसरा हमेशा क्या होगा, जीरो। पहला कोई तो नंबर होगा और दूसरा हमेशा जीरो होगा। ये आपको समझना है यहाँ से, नहीं तो बोलोगे ये तो दिखता ही नहीं है कहीं भी। ये का मतलब यहाँ ये है कि कोई तो नंबर हो सकता है, वो धनात्मक नंबर हो सकता है, ऋणात्मक नंबर हो सकता है, लेकिन इसका पक्का है कि उसमें वाई का मान हमेशा जीरो रहेगा अगर वो बिंदु एक अक्ष पर है तो देखो बच्चों नोटबुक में आप ऐसे करना कि ऐसा रफ आकृति बना करके तब आंसर लिखना। पर जो फुल स्केप पेपर पे लिखोगे आप क्वेश्चन नंबर डाल करके क्वेश्चन लिख करके डायरेक्ट उसका आंसर लिख देना इस तरह से। वहां पे क्वेश्चन लिख करके ए बी सी डी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो इस तरह से। और एग्जाम में तो सिर्फ ये आंसर लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। पर यहाँ नोटबुक में आपको ऐसे करना है ताकि आपको समझ में आए कि ये उत्तर आया कहाँ से। इसी तरह दूसरे सवाल में ध्यान दो, रेखा y बराबर x, इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में से किस रूप स्वरूप में होगा। तो जरा इमेजिन करो कि रेखा y बराबर x, ये आपका x अक्ष, ये y अक्ष। अब वो रेखा क्या है, y बराबर x, y बराबर x का मतलब क्या हुआ, y बराबर
x का कुछ तो मान, y बराबर x का कुछ तो मान, मतलब वो यहाँ हो सकता है। रेखा y बराबर x, इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में से किस स्वरूप में होगा। तो देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो रेखा y बराबर x का मतलब जो y का मान होगा वही x का मान भी होगा, या जो x का मान होगा वही y का मान भी होगा। वो रेखा दिखाई कैसे देगा? वो रेखा ऐसे हो सकता है, या वो रेखा ऐसे भी हो सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ये रेखा का समीकरण होगा y बराबर x, कि मतलब अगर उसमें अचर पद नहीं है तो वो रेखा हमेशा मूल बिंदु से होके जाएगा, और अगर मूल बिंदु से होकर के जाता है तो उस रेखा पे कहीं भी कोई बिंदु आप सोचोगे तो उस बिंदु का मान, जो x का मान होगा वही y का मान होगा, जो x का मान होगा वही y का मान होगा। इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? a, सर स्मॉल a कॉमा स्मॉल a। बच्चों ये ध्यान दो कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। y बराबर x जो समीकरण होता है वो हमेशा मूल बिंदु से होके जाता है, और जो y का मान होगा वही x का मान, क्योंकि समीकरण कह रहा है कि y बराबर है x की, मतलब जो y का मान वही x का मान। तो इसका मतलब वो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? a कॉमा a। दूसरा बोल रहा है 0 कॉमा a हो नहीं सकता, तीसरा a कॉमा 0 वो भी नहीं हो सकता, चौथा क्या बोल रहा है? a कॉमा ऋण a। मतलब दोनों अलग अलग मान नहीं हो सकते, क्योंकि समीकरण खुद कह रहा है कि y बराबर क्या है? x के। y बराबर x का मतलब है जो x का मान वही y का मान। तीसरा सवाल देखो, निम्नलिखित में से x अक्ष का समीकरण कौन सा है? तो देखो x अक्ष का समीकरण बच्चों आपको ध्यान में होगा, किसको बोलते हैं x अक्ष का समीकरण? y इक्वल टू 0, जो y को कहीं तो काटता है। हाँ, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण मतलब x अक्ष के समांतर अगर कोई है तो y को कहीं तो काटेगा, लेकिन खुद जो x अक्ष होता है, जैसे ये x अक्ष है, इसका समीकरण क्या होगा? ये y को जहां काट रहा है, तो y को कहां काट रहा है? 0 पे। इसलिए x अक्ष का 0। समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x अक्ष का समीकरण, प्रश्न पूछा है x अक्ष का समीकरण बताओ। तो x अक्ष का समीकरण का मतलब होता है कि ये y को जहां काट रहा है, और ये y को कहां काटेगा? y बराबर 0। इसका मतलब आपका उत्तर क्या होगा? बी। चौथा क्वेश्चन देखो, आपको 4 बिंदु दिए गए हैं, सॉरी 2 बिंदु, एक बिंदु दिया गया है, ऋण 4 कॉमा ऋण 3 किस चतुर्थांश में होगा? ऋण तृतीय 4 चतुर्थांश, ऋण 3, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय तृतीय चतुर्थांश आपको याद चतुर्थांश, आएगा। यहाँ से देखो, अगर आप ये आलेख पेपर देखोगे तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा कि ये इस तरह, इसमें दोनों धन होता है, इसमें x वाला धन ऋण होता है, y वाला धन होता है, इसमें दोनों ऋण होता है, और इसमें x वाला धन होता है लेकिन y वाला ऋण होता है। ठीक है, इसमें ये आपको पहले ही दिन में सिखाया था, यहाँ पे दोनों धन रहेगा, यहाँ पे x का वाला ऋण लेकिन y वाला धन, यहाँ पे x भी ऋण है y भी ऋण है, और यहाँ पे x वाला धन है y वाला ऋण है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि ये ऋण 4 ऋण 3 किस चतुर्थांश में होगा? तो ऋण 4 ऋण 3 का मतलब है दोनों ऋण है, ऋण 4 ऋण 3, ये दोनों ऋण है, दोनों ऋण का मतलब वो कहाँ पे होगा? तृतीय चतुर्थांश में। देखो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय वाला है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अगर आप नोटबुक चेक करोगे तो पहले ही दिन ये सब चीजें मैं लिखाया हूं। इसमें इसका मतलब आपको जवाब क्या मिलेगा? सी, तृतीय चतुर्थांश। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बच्चों आते हैं जो बहुत इजीली आप कर सकते हो, और 9वीं में ही नहीं, कभी कभी 10वीं में भी ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर आपका पहले से ही आधार मजबूत रहेगा तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको 4 बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली रेखा का स्वरूप कैसा होगा?
तो पहले ध्यान दो, मतलब इन बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली रेखा, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि इनसे होके एक रेखा जाने वाला है। और अगर आप देखोगे तो इसमें चारों बिंदुओं में खास बात क्या दिखाई दे रहा है? शीतल, चारों सर बिंदुओं में खास एक बात, धन है। एक जन धन है। सर कौन नहीं। है धन? कौन है वो धन? देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो हमेशा y का मान सेम है। पहले वाले के लिए भी y का मान 5, दूसरे वाले के लिए भी y का मान 5, यस तीसरे के लिए भी y का मान 5, चौथे के लिए भी y का मान 5। मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक छोटा सा आलेख बनाऊं आपको समझने के लिए, तो स्थिति ये बनती है कि ये x है, ये y है, कि y का मान हमेशा 5 है। मतलब y, मतलब वो बिंदु ऐसा है कि उसमें y का मान तो हमेशा 5 है, मतलब 5 को काटते हुए जा रहा है। x का मान वो बदल रहा है, इस तरफ आओगे तो ऋण, इस तरफ आओगे तो धन, यही रहोगे तो 0। तो इसका मतलब ये जो रेखा है इसका स्वरूप कैसा होगा? एक्स अक्ष के समांतर। एक्स अक्ष के समान। एक्स अक्ष के समांतर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, सी एक्स एक्स के समांतर। देखो बच्चों, आप उत्तर तो पीछे से भी देख के लिख लोगे, पर उस उत्तर का कोई फायदा नहीं। परीक्षा में प्रश्न में थोड़ा बदलाव हो जाएगा, आपको लगेगा कुछ भी नहीं आता है। इसलिए ऐसी चीजों को समझ करके करो कि भाई ये हमेशा y का मान 5, मतलब वो यही हो सकता है जो y को 5 पे काटते हुए जाए। अगर मैं यहाँ पर सोचूं कि भाई यहाँ पे क्या मान हो सकता है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या होगा 2,5। यहाँ पे मान लीजिए अगर 4 है, यहाँ क्या होगा 4,5। मतलब x का मान बदल रहा है लेकिन y का मान हमेशा सेम रहेगा। तो जो x अक्ष के समांतर रहता है उसमें x का मान बदलते जाता है लेकिन y का मान सेम रहेगा। उसका उल्टा जो y अक्ष के समांतर होगा उसमें x का मान सेम रहेगा और y का मान बदलते जाएगा। तो अगर मैं पूछूं इस रेखा का समीकरण क्या है, जो कि इसमें पूछा नहीं है, तो रेखा का समीकरण अगर पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? बोलो, रेखा का समीकरण। प्रश्न में नहीं पूछा है, मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, इस रेखा का समीकरण क्या होगा? एकदम सिंपल है, जिसको जहां काट रहा है, किसको कहां काट रहा है? मिडिल बिंदु को जहाँ काट रहा हाँ जी, फिर से बोलो। ये जो रेखा है, मैं इसका समीकरण पूछ रहा हूँ, ये रेखा किस अक्ष को काट रहा है? y सर वाई y y अक्ष अक्ष को। को काट रहा y अक्ष को काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है? मूल बिंदु के समांतर। है। पाँच। 5 y पे अक्ष काट रहा है, 5 पे। तो रेखा का समीकरण मैंने क्या सिखाया है आपको? जिसको जहां काटता है। इस रेखा का समीकरण क्या होगा? y बराबर 5। बस यही आपको लिखना है, रेखा का समीकरण क्या होगा? y बराबर 5, जिसको जहां काटता है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। मैंने यही आपको समझाया कि कभी कभी आप अगर प्रश्न नहीं समझ रहे हो, डायरेक्ट उत्तर सोच रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रश्न ऑप्शन बदल जाए। जानकारी यही दिया रहेगा, वो बोलेगा इस रेखा का समीकरण क्या होगा? y बराबर 5, x बराबर 2, x बराबर 4, y बराबर 0। आपको सही ऑप्शन सोचना है। तो प्रश्न वही, जानकारी वही था, ऑप्शन बदल गए। तो समझते रहोगे तो आप ऑप्शन का जवाब आसानी से दे सकते हो। चलो अभी फटाक से हम लोग छठवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छठवां क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। हाँ, मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ठीक है, इतने का ले लेता हूँ कम से कम। तो बस 5 मिनट और है बच्चों, फटाफट छठवें क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। आखिर क्या दिया है?
जितना ज्यादा प्रश्न से बात करोगे उतना आपको बातें समझ में आएंगी। आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें से चतुर्थांश के बिंदु कौन से हैं? अभी आपको एक सवाल से बताया था, चौथा वाला, चौथे वाले के लिए यहाँ पे डायग्राम भी बना के दिया था, जिससे आपको इजीली पता चल जाता है कि भाई कौन से चतुर्थांश में होगा। ये 8वां क्वेश्चन का जवाब आप सबको आना चाहिए, फटाफट फटाफट। Q तथा R। हाँ, Q तथा R। ओके, और किसी के पास कुछ दिमाग में आ रहा है सिचुएशन? आपको देखो, मैं फिर से डायग्राम बना दे रहा हूं ताकि चीजें समझना आसान हो जाए। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। आपको पता है यहाँ पे दोनों धन होता है, ये ऋण ये धन, मतलब x ऋण y धन। ये इधर से भी ऋण इधर से भी ऋण, मतलब दोनों ऋण। यहाँ से x वाला धन y वाला ऋण। ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? p ऋण 1,1, ऋण 1,1, ऋण 1 मतलब किस तरफ ऋण, किस तरफ धन। ये जो पहला जो p है वो किस चतुर्थांश में आ जाएगा? द्वितीय में। q का q 3 ऋण 4, 3 ऋण 4 मतलब x वाला धन y वाला ऋण। q किस में आ जाएगा? चतुर्थ में। तो इसमें आपको q आने वाला है, इतना पक्का है, क्योंकि अपने को चतुर्थ का ही पता करना है। r किस में आएगा? 1, ऋण 1, मतलब x वाला धन y वाला ऋण, मतलब r भी इसमें आ जाएगा। और यस, ऋण 2 ऋण 3, दोनों ऋण का मतलब वो इसमें आएगा। टी ऋण 4 4, ऋण 4 4 मतलब पहला ऋण दूसरा धन, तो टी किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। और पी भी इसी में आ रहा था। कहाँ आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली किस चतुर्थांश में आएगा वो आपको समझना है। तो इस तरह से रफली आपको समझना हमेशा अच्छा होगा कि हमने कल्पना किया कि पी और टी तो द्वितीय में आएगा, यस तृतीय में आएगा, और क्यू और आर चतुर्थ में आएगा। इसका मतलब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? चतुर्थ चतुर्थांश के बिंदु कौन से हैं? तो चतुर्थ चतुर्थांश के बिंदु कौन है? क्यू तथा आर। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? बी, क्यू तथा आर। देखो बच्चों, प्रश्न हमेशा समझो, क्योंकि ऑप्शन कभी भी बदल सकते हैं, क्वेश्चन में जरा सा बदलाव हो सकता है। क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि द्वितीय चतुर्थांश के बिंदु बताओ, तो द्वितीय चतुर्थांश का तब ऑप्शन एकदम चेंज हो जाएगा। तब आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ए, पी कॉमा टी। इसलिए हमेशा समझा करो, डायरेक्ट खाली आप बोलोगे ये निशान लगा लिया पीछे से देख के काम बन गया, कुछ बनने वाला नहीं है। आपको एग्जाम में प्रश्न में जरा सा बदल देंगे, सब वही दिखेगा। चतुर्थ की जगह क्या लिख देगा? द्वितीय चतुर्थांश के बिंदु कौन से हैं? तब आपका उत्तर क्या आ जाएगा? ए, पी तथा टी। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ ठीक 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 है, नो प्रॉब्लम। देखो पहला क्या बोल रहा है? पी ऋण 1,1, ऋण 1,1 मतलब x वाला ऋण y वाला धन, x वाला ऋण y वाला धन। तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगा? द्वितीय में। तो p पक्का इसी में कहीं तो होगा, मैं एग्जैक्ट जगह नहीं दिखा रहा हूं, पर क्योंकि पक्का है कि p इसी जगह पे कहीं तो होगा। दूसरा क्या कह रहा है? q 3, ऋण 4 मतलब क्या? x वाला धन y वाला ऋण, x वाला धन y वाला ऋण। तो q कहाँ आ जाएगा? चतुर्थ में। अगला क्या कर रहा है? r, r की विशेषता क्या है? x वाला धन y वाला ऋण, x वाला धन y वाला ऋण, तो वो भी किसमें आ जाएगा? चतुर्थ में। अगला क्या बोल रहा है? यस, ऋण 2, ऋण 3, तो दोनों ऋण तो किसमें है? दोनों ऋण तृतीय में। तो यस पक्का इसी में कहीं तो आएगा। और टी के बारे में क्या बोल रहा है? पहला ऋण दूसरा धन, पहला ऋण दूसरा धन, तो किसमें आ जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में।
ठीक है, तो देखो आपको एग्जाम में तो खाली आंसर लिखना है, पर नोटबुक में मैं चाहूंगा कि आप ऐसा रफ भी बना लो और ऐसे दिखा दो और उसमें ऐसा दिखाओ ताकि आपको पक्का पक्का समझ में आए कि हमारा उत्तर यही क्यों है। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि चतुर्थ चतुर्थांश के बिंदु बताओ। चतुर्थ चतुर्थांश में कौन है? तो चतुर्थ चतुर्थांश में कौन आ रहा है? Q तथा R। तो अपना उत्तर है Q तथा R, जो कि ऑप्शन कौन सा है? बी। ठीक है, क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पे प्रोसीड करें। हाँ, ये टाइम तो नहीं है, फिर भी मैं चर्चा कर ले रहा हूँ। बच्चों ये आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नोटबुक में जैसा मैं सिखाया वैसे करना है, लेकिन फुल स्केप पेपर पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के सही आंसर लिख दोगे तो पर्याप्त है। वो आपका असाइनमेंट होगा जनवरी महीने का, फुल स्केप पेपर पे जो करोगे। अभी क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? आपको आलेख आलेख बना हुआ है, बिंदु दिखाए गए हैं, उसी के हिसाब से अलग अलग प्रश्न पूछा है कि Q तथा R के निर्देशांक बताओ। एकदम मौखिक क्वेश्चन है। Q का निर्देशांक क्या होगा? कोई जल्दी से बोलो, अगर किताब आपके सामने है तो। Q का निर्देशांक पहले x वाला फिर y वाला, तो x वाले पे जाओगे कहाँ मुलाकात होगी? ऋण 2 पे। y पे जाओगे कहाँ मुलाकात होगी? 2 पर। धन दो तो पे। Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला अगर बोलना है तो ऋण 2, -2, कॉमा 2। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? T नहीं, R का भी निर्देशांक पूछा है। R का निर्देशांक क्या होगा? पहले x वाला कौन है? 4, फिर y वाला 4 y है, वाला हाँ। कौन है? 4, -1। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछ रहा है? T तथा M के निर्देशांक बताओ। तो T का निर्देशांक देख करके बताना है बच्चों, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। T का निर्देशांक हमेशा पहले x वाला क्या मान है? ऋण 1। फिर वहां से y वाले पे जाओगे, तो वहां से y वाले पे जाओगे तो कौन मिलेगा? 0। ऐसे ही यम का पूछा है, तो यम का क्या लिखोगे? यम कहीं दिख रहा है आपको? हमेशा यम पहले x वाला, यस x का सर। मान क्या है वहां पे? 3। 3। और y का मान 0। 0। 0। ठीक है, ये वाला देखो गलत है, ये x का मान 0 आएगा इसमें, ध्यान देना। x का मान 0 और y का मान ऋण 1। ठीक है, पहले हमेशा x वाला लिखते हैं, x वाला 0, y वाला ऋण 1। तो इसके बाद तृतीय चतुर्थांश का बिंदु पूछा है, तो तृतीय चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है? एस सर, एस है। खाली लिखना है यस, बस हो गया, आपका जवाब -3, पूरा हो गया। -3। किस नहीं, बिंदु के -3 x नहीं और है। y निर्देशांक सेम है? -2। किस बिंदु के y और x निर्देशांक सेम है, यही पूछा है ना। तो यहाँ पर आपको क्या जवाब मिलेगा? ऐसा यहाँ पे 0। कोई बिंदु नहीं। हाँ बोलो। 0। 0 तो ठीक है, पर उस बिंदु का नाम नहीं दिया है ना, इसलिए आप ऐसे कुछ बोल नहीं सकते हो यहाँ। हाँ, तो अभी बच्चों ये लेक्चर मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ।